स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहे। सीएम के पहुंचने पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान पिथौरागढ़ में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का आयोजन किया गया और बैठक में सीएम ने तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की। और सीएम धामी आज पिथौरागढ़ के दौरे पर है और इस दौरान सीएम धामी पिथौरागढ़ में आयोजित सेना भर्ती के दौरान पूर्व सैनिकों ने युवाओं के लिए लगाए गए लंगर में शामिल होकर उनके समर्पण को नमन किया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि पूर्व सैनिकों का यह योगदान उनके सेवा भाव और समाज के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है। मैं उनके समर्पण को नमन करता हूं। और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि सुबह 8 बजे से ऊखीमठ में मतगणना शुरू होगी। उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही सुरक्षा को देखते हुए पूरे मतगणना स्थल को 3 जोनों में बांटा गया है। मतदान कर्मियों को मतगणना के लिए ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और लगभग 1:30 से 2 बजे तक प्रक्रिया संपन्न होगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की जो मतदान के पश्चात मतगणना की तिथि जो है 23 तारीख निर्धारित है। उसके लिए सभी जो मतगणना कार्मिक है उनका तैनाती का कार्रवाई पूर्ण किया जा चुका है। उसके उपरांत जो भी वहां पर मतगणना के लिए टेबल की आवश्यकता होती है उसकी संख्या निर्धारित किया गया है। ईवीएम काउंटिंग के लिए वहां पर 14 टेबल तैनात किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट काउंटिंग होती है उसके लिए 10 टेबल अतिरिक्त वहां पर तैनात किया गया है। सभी कार्मिकों का रैंडमाइजेशन का कार्रवाई संपन्न किया जा चुका है और जो पोस्टल बैलेट्स प्राप्त होंगे उसके लिए भी अतिरिक्त जो एआरओ नामित करने होते हैं उसकी अनुमति भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का तैनाती सुनिश्चित किया गया है। वहां पर जो भी हमारे सीआरपीएफ और जो सीपीएमएफ होती है उसकी तैनाती सुनिश्चित की गई है और 3 घेरों में वहां की सुरक्षा को तय किया गया है। सबसे अंदरूनी घेरा में जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स होती है उसको तैनात किया गया है। मिडिल कॉर्डन में जो है जो आम पुलिस होती है उसको तैनात किया गया है और आउटर घेरे में पुलिस को तैनात किया गया है। उसके जो भी आउटर लेयर होगा उसके अंदर कोई भी व्यक्ति विदाउट अपना आई कार्ड या ड्यूटी पास के बिना एंट्री नहीं कर सकते हैं और जो भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी या फिर जो भी उनके काउंटिंग एजेंट्स अपना वहाँ पे अनुमति जिनने प्राप्त किया होगा सही प्रारूप पर उनको वहाँ पर प्रवेश की अनुमति होगी। वो सभी जांच वहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पे बिजली और पानी की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित किया गया है। वहाँ पे कोई भी बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए व्यवस्था रखी। और केदारनाथ विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को हुए मतदान के बाद अब कल यानी 23 नवंबर को मतगणना होगी। क्या कुछ तैयारी की गई है जिला प्रशासन की तरफ से, ये रिपोर्ट देखिए। के लिए जो मतदान हुआ था उसकी कल मतगणना होगी। मतगणना के लिए पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। जिला प्रशासन की तरफ से जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज इन तैयारियों का जायजा भी यहाँ पर लिया और सभी जो कह सकते हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे उनको भी तैयारियों से यानी जो मतगणना को लेकर जो तैयारी की गई उनकी जानकारी दी गई और कल की जो मतगणना होगी किस रूप में यहाँ पर होगी उसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी गई है। यानी कह सकते हैं कि 14 टेबल कल मतगणना के लिए यहाँ पर लगाए गए। कल विधानसभा और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना उसके लिए 14 टेबल यहाँ पर लगाए गए और पूरे ये कह सकते हैं कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। पोस्टल बैलेट से ये मतगणना शुरू होगी लेकिन पोस्टल बैलेट के जो टेबल्स है वो अलग यहाँ पर रखे गए हैं और लगभग उम्मीद यह है कि 14 गांव तक मतगणना यहाँ पर होगी और उसके बाद परिणाम सामने आ पाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस अपना जीत का दावा यहाँ पर कर रहे हैं उसमें दोनों जगहों से किसी न किसी का भाग्य यहाँ पर उदय होगा। जनप्रतिनिधि चुनने या आगामी जनता ने क्या उसके रिजल्ट सामने आ पाएंगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि इस उपचुनाव में 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला केदारनाथ की जनता ने ईवीएम मशीनों में बंद किया है जो कल सुबह से खुलना शुरू होंगी और पता चल पाएगा दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगी
कि कौन केदारनाथ का विधायक होगा और जनता ने किधर पर जनप्रतिनिधि चुना है। कैमरामैन इंडिया लाइव केदारनाथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बढ़ते खबरों की ओर। प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से हो रहे चुनाव के चलते बीजेपी भी सिलसिलेवार अपनी रणनीति को अंजाम दे रही है और इसी क्रम में बीजेपी मुख्यालय देहरादून में बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। और बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि बीजेपी एक राजनीतिक दल है और प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने, ऐसे में किस तरह से पार्टी की रणनीति होनी है, प्रत्याशियों का चुनाव कैसे करना है, इस पर चर्चा की गई। वहीं निकाय चुनाव न करने को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव कराने से डर रही है। बीजेपी आज निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है, जबकि कांग्रेस शुरू से ही निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव को लेकर के अगर कोई तैयारियां होती तो इतनी बार डिले टैक्टिक नहीं अपनाते वो। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अक्टूबर एंड तक निकाय चुनाव संपन्न करे सरकार, और उन्होंने ना करा के फिर से प्रवर समिति का जो कार्यकाल बढ़ाने का काम किया है, वो एक तो आपने हाई कोर्ट की अवमानना करने का कार्य किया। दूसरी तरफ देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उन्होंने जो कार्य किए हैं उससे जनता खुश नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जनता की आंखों में धूल झोंकने का कार्य किया है, क्योंकि आज समझ नहीं आता कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढों पे सड़क है। तो जनता सब समझती है, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोनों ही साफ नहीं है। वो चुनाव डिले कराना चाहते हैं, क्योंकि ना ही उनकी कोई तैयारियां हैं और ना ही उन्हें जीत का भरोसा। और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गैरसैंण के मुद्दे पर दोनों दल एक साथ होकर यहां के लोगों को ठगने और राजनीतिक साजिश रचने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी गैरसैंण में सत्र बुलाई जाती है तो आनन फानन में दोनों दल के विधायक आपस में सलाह मशवरा कर लेते हैं और सदन में शोर शराबा करने लगते हैं, जिससे सदन को 3 या 4 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया जाता है। एक चीज मैं विधायक रहा हूं, विजय भवन चीफ मिनिस्टर थे, मैंने वही कहा धोखा कर रहे हैं गैरसैंण के साथ। कोई बात कहे कि साहब नहीं गैरसैंण राह देने वाले से धोखा कर रहे हैं। मैंने देखा है, मैं खुद मंत्री था, विधायक था। वहां क्या होता था कि जैसे 3 दिन के लिए सत्र बुलाया जाता है, आनन फानन में दोनों दल, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, क्या करता है आनंद फानन में विधायक लोग आपस में जो है सलाह मशवरा करते हैं, शोर शराबा करते हैं। और 3 दिन के अंदर, आज मुझे बता दो, जब से वहां विधानसभा शुरू हुई है गैरसैंण में, 3 या 4 दिन से ज्यादा वहां सत्र चलता ही नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये सारे उत्तराखंड को बेवकूफ बना रहे हो कि गैरसैंण राजधानी बनेगी। मैंने पहले भी कहा, वो पटवारी क्षेत्र होता था, 97 में तहसील मैंने बनाई थी गैरसैंण। उसके बाद आज तक गैरसैंण में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए ये जो राजनीतिक स्टैंड के लिए राजनीतिक चोचलेबाजी आप कर रहे हो कि साहब हम गैरसैंण के लिए बड़ी हिमायती, गैरसैंण के कहीं कोई हिमायती नहीं है। सबसे ज्यादा पलायन, ये दुर्भाग्य उत्तराखंड का कि सबसे ज्यादा पलायन राज्य बनने के बाद हुआ है। इतना पलायन 70-75 सालों में नहीं हुआ उत्तराखंड का, जितना राज्य बनने के बाद उत्तराखंड में। और पुलिस विभाग की ओर से शुरू किया गया ऑपरेशन स्माइल लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है। हरिद्वार पुलिस के जवानों की कोशिश बुझे चेहरों पर मुस्कुराहट ला रही है। गाजीपुर यूपी से गुमशुदा बालिका को ऑपरेशन स्माइल की टीम ने बरामद किया है। आपको बता दें कि कोचिंग के लिए निकली नाबालिग गायब हुई थी और जिसके बाद कोतवाली सदर गाजीपुर में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं केस के बाद यूपी पुलिस बच्ची के परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंची और बच्ची को बरामद कर लिया। वहीं हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने नारसन विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही विकासखंड स्तर पर चल रही योजनाओं की डीएम ने विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान निर्देश देते हुए अधूरे निर्माणाधीन कार्य को जल्दी पूरा किए जाने के निर्देश दिए। विकास खंड के निरीक्षण के बाद मंगलौर नगर पालिका परिषद में भी औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अचानक नगर पालिका में डीएम के अचानक आ जाने के बाद से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं जिलाधिकारी ने
नगर पालिका का औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही कई दस्तावेजों की भी जांच की। और जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारी अगर लापरवाही करेंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। किया गया है ब्लैक मैराथन का, और इसमें हमने ये पाया है कि जो वित्त आयोग की धनराशि को समय से खर्च किया जाना था, वो अभी प्रथम किस्त की धनराशि भी जो है राज्य वित्त आयोग की खर्च नहीं हुई है। यहाँ तक कि उसके टेंडर भी निकले नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैंने इनको निर्देशित किया है कि अतिशीघ्र जो है इसके टेंडर निकाल करके कार्य पूर्ण किए जाएं, क्योंकि इस वर्ष में 8 माह समाप्त हो चुका है, 4 महीने बचे हुए हैं, इसी वित्तीय वर्ष में धनराशि को समाप्त करना है। इसलिए हमने इनको निर्देशित किया है कि इसको समय से समाप्त करें। इसके अलावा इनके कुछ अभिलेख देखे गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास के जो फाइलें हैं वो देखी हैं, तो उन फाइलों में हालांकि कंप्लीट है, इनके केवल 2 ही आवास बचे हुए हैं, और जो पत्रावलियां हैं उसमें भी आवास की फोटो वगैरह लगी हुई है और लाभार्थी की फोटो भी लगी हुई है, तो वो तो कंप्लीट है। इसके अलावा सर्विस बुक भी देखी गई थी, सर्विस बुक कंप्लीट नहीं पाई गई है, छुट्टियां वगैरह नहीं चढ़ाई गई हैं उसके अंदर, तो वो थोड़ी सी कमियां पाई गई हैं। और बाकी इनको निर्देशित किया गया है कि जो भी नियम है, नियम के अनुसार ही कार्यवाही करें। वहीं प्रदेश भर में सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन जगह जगह क्षेत्रों में फर्जी क्लिनिक और बिना रजिस्टर्ड अस्पताल स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एसडीएम जसपुर के निर्देशन में तहसील प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की पुलिस की संयुक्त टीम ने खेड़ा रोड की एक प्राइवेट क्लिनिक पर छापेमारी की। आपको बता दें कि जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल के निर्देशन पर क्लिनिक पर छापेमारी की गई, जिसमें पाया गया क्लिनिक रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे में भी क्लिनिक मरीजों का इलाज कर रहा है। मौके पर 2 मरीज भी मिले, जिन्हें जांच के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं छापेमारी से क्लिनिक संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। छापेमारी के बाद क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से कुछ पता चला कि एक जगह पे जो है वो इलीगली जो है वो गर्भापात कराया जा रहा है। तो सूचना मिलने पर हमने जो है अपने तहसीलदार को मौके पे भेजा और सीएमएस साहब को भी और पुलिस को भी सूचित किया, और सीएमएस साहब जो हमारे गहलोत जी वो भी मौके पे पहुंचे, पुलिस भी मौके पे पहुंची। और वहाँ पे प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगा नहीं कि वहाँ कुछ इस तरह का क्लिनिक संचालित हो रहा है, किंतु शक होने पर वहाँ के जो ताले थे उनको तोड़ के अंदर घुसा गया और वहाँ पे पाया गया कि वहाँ पे कुछ इस तरह का कृत्य वहाँ पे हो रहा था। तो उसके लिए जो है सीएमएस साहब ने जो अपनी तरफ से जो कार्रवाई है कानूनी वो शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा भी इसमें पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया है और आगे भी जो उसमें जो आख्या आएगी उसके आधार पर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के समापन के बाद अब शीतकालीन यात्रा शुरू करने की मांग उठने लगी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा के शीतकालीन गद्य स्थल पर शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू कर देनी चाहिए। वहीं इस बात पर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय का कहना है कि सरकार शीतकालीन गद्य स्थलों पर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए मूलभूत विकास अवस्थापना के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रथम चरण के कई काम पूरा होने की कगार पर है और जैसे ही सरकार की मूलभूत सुविधाओं का काम पूरा कर लेगी और उसके बाद शीतकालीन यात्रा पर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। देखिए, प्रदेश सरकार के स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं इस क्रम में अवगत कराना चाहूंगा आपको कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा जो हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल है, जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है जहां पर बाबा केदार की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा मदमेश्वर जी की जो डोली होती है वो भी वहीं पर अवस्थित होती है, उसकी भी पूजा वहीं पर संपादित की जाती है। इसके अलावा वहां पर पंच केदारों का गद्दी स्थल भी है, तो उसको वहां पर आधारभूत बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहां पर एक बड़े प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं और उसको जो प्रथम चरण का हमारा कार्य है उस परियोजना का वो प्रारंभ हो चुका है, वो लगभग समाप्ति की ओर है। इसके पश्चात हम द्वितीय चरण का उसका डीपीआर डिजाइन तैयार करवा रहे हैं। तो जब ये कार्य वहां पर पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो ऊखीमठ स्थित जो ओंकारेश्वर मंदिर है वो एक
न्यू डेस्टिनेशन के रूप में होगा और शीतकालीन पूजा, जो शीतकालीन यात्रा की हम जो बात कर रहे हैं उसका एक प्रमुख धुरी बनेगी। इसी प्रकार से जो जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वहां पर बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने के पश्चात शंकराचार्य जी की गद्दी वहां पर विराजमान होती है, तो उसके विकास के लिए भी वहां पर भी आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए हम कार्य कर रहे हैं। और वहां पर मुख्यतः जो समस्या थी वो पार्किंग की है और हमने इसके लिए प्रयास भी किया था, शासन से भी हमारी बातचीत हुई थी पार्किंग की सुविधा वहां पर उपलब्ध कराने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि इस बीच वहां पर जो आपदा आई, भूधसाव की समस्या हुई, उसके कारण थोड़ा सी कठिनाई पैदा हुई। तो लेकिन उसके बावजूद हम उसका अध्ययन कराने के पश्चात निश्चित रूप से उसको भी शीतकालीन गद्दी स्थल के रूप में विकसित करेंगे। इसी प्रकार से पांडुकेश्वर स्थित जो योग ध्यान मंदिर है हमारा, वहां पर भगवान बद्री विशाल के जो महापंचायत होती है, उसके जो कुबेर जी और उद्धव जी की जो उनके बाल सखा है, उनकी डोली वहां पर विराजमान रहती है। उस स्थल के विकास के लिए भी वहां पर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो जितने भी हमारे शीतकालीन गद्दी स्थल हैं, उनके अलावा जो अन्य भी हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के मंदिर हैं, उन पर भी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी निरंतर इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। बागेश्वर और चमोली जनपद की सीमा पर बसे ग्राम कुमारी में लैंडस्लाइड के मलबे से कृत्रिम झील बनने की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। एडीएम ने एसडीएम कपकोट को दल के साथ निरीक्षण के लिए भेजा। कपकोट तहसील के क्षेत्र में दुर्गम ग्राम कुमारी में पिंडर नदी की सहायक शंभू नदी में ये झील बन रही है, जो आगे भविष्य के लिए खतरा बन सकती थी। कपकोट एसडीएम अनुराग आर्या के नेतृत्व में भूगर्भ, लूनीवी सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम जांच के लिए कुमारी गांव पहुंच गई है। वहीं उपजिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया कि जांच शुरू कर दी गई है। वैकल्पिक तौर पर जल की निकासी कर दी गई है। 600 मीटर लंबाई वाली छोटी झील बनी है। फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है। और देहरादून में हुए सड़क हादसे में 6 युवाओं के मारे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार से सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल किया, जिस पर उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग ने विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत पुलिस विभाग परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रहा है। दरअसल डीजीपी आज गुरुकुल विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर विश्वविद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे हरिद्वार, जहां उन्होंने खेल के महत्व के बारे में बात की और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रदेश में हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर संज्ञान लेने पर कहा कि उत्तराखंड में दुर्गम रास्ते हैं और ट्रैफिक का प्रेशर काफी ज्यादा है, जिसके चलते बीच बीच में दुर्घटनाएं होती रहती है। और भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री सतीश अग्रवाल ने अपने मुख्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन कर ऑनलाइन खरीदारी के चलन से स्थानीय व्यापारी को हो रहे नुकसान के ऊपर चिंता जताई। भारतीय व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सतीश अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि ऑनलाइन खरीदारी के चलन से देहरादून के हजारों व्यापारी मायूस होते जा रहे हैं और यह धीरे धीरे छोटे और मझौले व्यापारियों को अपने आगोश में लेते जा रहे हैं। कई व्यापारियों को अपना धंधा बदलने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है और वो सोच रहे हैं। इसके साथ ही अनेकों ने अपना व्यापार ही बंद कर दिया है। मुख्य रूप से हम देखें तो कपड़े, खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, राशन की दुकान, जूते चप्पल की दुकान, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये सभी क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित हो रहे हैं। छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए यह संकट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इस ऑनलाइन व्यापार एवं स्थानीय व्यापारियों के बीच एक सीमा निर्धारित किया जा सके एवं ई कॉमर्स के कारण स्थानीय लोग एवं व्यापारी अपना रोजी रोजगार न छोड़ सके। इसके हित के लिए कोई नियमावली लानी होगी। वहीं हरिद्वार ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के खन्ना नगर में यूट्यूबर और बिग बॉस में कंटेस्टेंट रह चुके अरमान मलिक ने एक युवक के घर पहुंचकर हंगामा कर दिया। युवक ने सोशल मीडिया पर अरमान मलिक के परिवार को लेकर भद्दे कमेंट किए थे। बुधवार को यहां शूट के लिए पहुंचे अरमान को युवक के घर का पता चला तो अपने साथियों संग वहां जा पहुंचा। हंगामा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को चौकी ले आई, जहां घंटों तक हंगामा चला और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।